ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਵਿਆਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। Thank you, sir. ਜੀ Thank you for inviting. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਗੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾफ़ी ਕੁਛ ਹੋਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सारा एक बार चाहूँगा, ज़रूर दस दियो। देखिए आमन जी, ये जो लास्ट के 2 साल रहे हैं, कोविड एरा जो भी रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत वेरिएंट्स दिखाए हैं और स्टूडेंट ने काफ़ी स्ट्रगल की है। इनफैक्ट हर कैटेगरी का जो कैंडिडेट था उसने काफ़ी स्ट्रगल की है। लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और एक मेजर जो कॉज सामने आया है वो रेफ्यूज़ल का आया है, मिसगाइडेंस का आया है, और ऐसा बहुत बड़ा लॉट स्टूडेंट्स का रहा है जो इस पीरियड में मिसगाइड होता रहा है। सो मिसगाइडेंस बहुत बहुत ज़्यादा तरीके की रही है। ना अप्लाई करना भी एक मिसगाइडेंस रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है स्टूडेंट की, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ये सोच के बैठ गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सो हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है जब तक ट्रैवल ओपन नहीं होगा। दूजी गल भी हुई पहले जिवें AIP आ गया, फिर उस तो बाद AIP कैंसल हो गया। हाँ जी, वो भी बच्चे बेचारे इतने पढ़ते रहे। एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, उसके बाद फिर ये PPR वाला प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट तरीके से हाई कमीशन का रिवर्ट रहता रहा है, और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो प्रोसीजर्स में आते रहे, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न मार्केट में क्रिएट होती रही। लेकिन नो डाउट मैं कहूँगी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे रन हो रहे थे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी गई। इस प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बैक टू बैक स्टूडेंट को हमेशा दी जाती रही है। सो जो मिस्टेक्स हुई हैं, और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना किया जाए, उसके लिए मैं ज़रूर ये चीज़ एक बार फिर से स्टूडेंट्स को बता दूं कि जब भी आप अपनी एजुकेशन प्लान करना चाहो, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप रेगुलेटेड कंसल्टेंट को ही अप्रोच करो और एक लाइसेंस मेंबर के थ्रू अपना एप्लीकेशन लगाओ, ताकि किसी तरीके से भी आपकी एप्लीकेशन में मिसगाइडेंस ना हो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो बिल्कुल ऑथेंटिक और लॉजिकल इंफॉर्मेशन हो, जो IRCC की गाइडलाइंस के हिसाब से है। दूसरी बात बच्चे को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन को हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ही टारगेट कीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अपनी एजुकेशन को टारगेट मत कीजिए। यू हैव टू इन्वेस्ट 16-17 लैक्स, आप 16-17 लाख रुपया खर्चोगे एक साल के लिए, जिसमें आप फीस पे करोगे, GIC पे करोगे। सो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सही इंस्टीट्यूट के लिए, रेलिवेंट कोर्सेज के लिए होनी चाहिए। सो आप टारगेट लीजिए कि आने वाले इंटेक्स में जब भी आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, ओपन अप रखिए, और आप डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं कनाडा की उनको एक्सप्लोर कीजिए, उनका एक्सपोजर लीजिए। और उस चीज़ के लिए एक एजुकेटेड कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉलेजेबल एजुकेटेड कंसल्टेंट होगा वो ही आपको डिफरेंट प्रोविंसेस के जो हैं वो ऑप्शंस दे पाएगा। एक लिमिटेड शेल में ना रह के आपको पूरा एक्सपोजर जो है वो दिया जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IRCC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ICCRC ਦੀ ਲੋੜ नहीं स्टूडेंट ਲਈ। देखिए अमन जी, ऐसा नहीं है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की फेडरल लेवल पे बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं जो बहुत एजुकेटेड स्टेट्स हैं और वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। सम हाउ नॉर्थ इंडिया में या पंजाब की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा जो एक नंबर है वो कनाडा माइग्रेट होता है या डिफरेंट कंट्रीज़ में माइग्रेट होता है। मेनली कनाडा के लिए स्टूडेंट जो है वो पंजाब का माइग्रेट होता है। सो उस चीज़ का जो एडवांटेज है वो बहुत उठाया जाता है मार्केट में, और जो इल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट को, एक इनोसेंट स्टूडेंट को मिसगाइड करते हैं। और इस तरीके के अट्रैक्शंस दिए जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पे वर्कआउट नहीं करना, आपको फीस पे नहीं करनी, GIC पे नहीं करनी, यू जस्ट SOP नहीं लिखनी, ऐसी बना लांगे, विल डू एवरीथिंग फ्रॉम A to Z इन योर एप्लीकेशन। और स्टूडेंट को बिल्कुल एक्सेस नहीं होता, बिल्कुल ये नॉलेज नहीं होता कि उसकी एप्लीकेशन को किस कॉलेज के लिए, किस प्रोग्राम के लिए, किस रूट से जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है, फीस दी जा रही है नहीं दी जा रही है। स्टूडेंट सिर्फ इस बात पे कन्विंस हो जाता है कि मॉनिटरी रिस्क नहीं है और एंड ऑफ द डे विल सी, अगर वीज़ा मिल गया देन विल पे द फीस, अदरवाइज हमारा कोई लॉस नहीं है। लेकिन ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि आप एक जस्ट मॉनेटरी ग्राउंड पे अपने आप को बेनिफिट करने के लिए आप अपने प्रोफाइल को हाई कमीशन के सामने जो है वो ख़राब कर देते हो और अनवांटेड रिफ्यूजल्स ले लेते हो। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये पंजाब में बहुत हाई लेवल पे की जाती हैं, लेकिन साइड बाय साइड अवेयरनेस भी स्टूडेंट को दी जाती है। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਡ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਬੈਨ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। पहले तो रिजेक्शन केड़ी प्रोफाइल्स दी आई हैं, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। अमन जी, हर तरीके की रिजेक्शन जो है वो मार्केट में रही है, और डेफिनेटली जो वीक प्रोफाइल्स हैं, जिन लोगों के एकेडमिक स्कोर्स अच्छे नहीं थे या जिन लोगों का IELTS जो है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था या ISTS प्रोफाइल नहीं था, उन लोगों के रेफ्यूज़ल रहे हैं। इरेलीवेंट कोर्सेज वाले रेफ्यूज़ल रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसे रेफ्यूज़ल्स भी हैं जहाँ पे बहुत स्मार्ट प्रोफाइल्स हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल्स हैं, 7.5 बैंड्स वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंडिडेट्स हैं, उनके भी रेफ्यूज़ल्स हैं। सो अल्टीमेटली हर तरीके का रेफ्यूज़ल जो है वो मार्केट में प्रिवेलिंग है, और जो करंट सिनेरियो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वीज़ाज़ हैं वो सिर्फ STS प्रोफाइल्स के हैं और IELTS के साथ हैं। PT और एक मॉड्यूल में 5.5 या STS अगर आप प्रोफाइल मैच नहीं करते तो वीज़ाज़ नहीं हैं। सो ये चीज़, इसका जो रीज़न है या इसका जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटोर है उसका स्किल्ड ना होना ही रहा है। और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि एक स्टूडेंट वीज़ा जब भी आपको प्रोसेस करना है या एक कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट करना है, उसमें हर एक कैंडिडेट जो है या हर एक जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट को अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी चाहिए, उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उनका एप्लीकेशन किस रूट से प्रोसेस हो रहा है, कॉलेज गवर्नमेंट है या नहीं, प्रोग्राम रेलिवेंट है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है। ये स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ पे अपना एक्सेस रखे। मेंटोर का सबसे बड़ा, आपका जो कंसल्टेंट है उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही एडवाइस दी जाए और आपके प्रोफाइल को सही तरीके से कैलकुलेट करके रेलिवेंट प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रोसेस किया जाए। इक्वली हाई कमीशन अपना रोल प्ले कर रहा है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं जब वो अपना रोल सही तरीके से प्ले करेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा आएगा। सो अब कमिंग जो टाइम है या जो आने वाले इंटेक्स के लिए जो भी वीज़ाज़ प्रोसेस होने हैं, आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन बैक टू बैक इन एवरी माई रिप्रेजेंटेशन और एवरी शो कि
आप अपने नॉन एसटीज प्रोफाइल के साथ रिस्क मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप 6 नीच वाले कॉम्बिनेशन के साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और 6.5 6 नीच के साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही अपना प्रोफाइल प्रोसेस करें और एक सही कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करवाएं ताकि आपको वीज़ा जो है वो मिल सके। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी अमन सर कि अगर आपका जो मेंटोर है, आपका जो कंसल्टेंट है, अगर वो एजुकेटेड है तो वो वीक प्रोफाइल्स को भी सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे गैप है स्टूडेंट का, और इस कोविड इरा में तो हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन को रिज्यूम नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से गैप्स क्रिएट हुए। सो ये जो गैप्स हैं उनको किस तरीके से कवर अप किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली इस अनएम्प्लॉयड पीरियड में स्टूडेंट ने काम नहीं किया है, लॉकडाउन में काम एजुकेशन जो है वो नहीं हो पाई है। सो इन सब चीज़ों को आपकी एसओपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक जॉब है और इसको बहुत सही तरीके से किया जाना चाहिए। सो अल्टीमेटली हर एक कैंडिडेट को अपने एंड पे जो है वो एक जेंटल तरीके से ही कैलकुलेशन करना है ताकि केसेस जो है वो निकल सके। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, 2020 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 22, 2 ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਇਹ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ओवरऑल वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇ कैन अंडरस्टैंड भी क्यों बच्चा नहीं कर पाया? देखिए ये क्योंकि ये एक ग्लोबल कॉज था, ग्लोबल पैंडमिक था, तो ये जो लॉकडाउन पीरियड रहा है या 2020 वाला जो पीरियड रहा है, ये डेफिनेटली इसको जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा और हाई कमीशन भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस पीरियड में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है जब आपको ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं और इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको कहा गया है कि आप अपने होम कंट्री में बैठ के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो, आपको स्टूडेंट वीज़ा के एडवांटेज, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के एडवांटेज सब एज इट इज़ दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट ने डिसीजन नहीं लिया तो वो डेफिनेटली काउंटेबल होगा। सो ये चीज़ जो है वो ज़रूर आपकी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करेगी और इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपका अपना जो प्रोफाइल है वो बहुत हेल्पिंग हो सकता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी वजह से अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स कॉम्पिटिटिव नहीं हैं तो आप अपनी लैंग्वेज पे वर्कआउट कीजिए, आप अपने आइल्स को उस लेवल तक इम्प्रूव कीजिए ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ कन्विंस कर सको दैट यू आर वेरी स्किल्ड इन योर लैंग्वेज और आप इतने गैप के बाद भी कनाडा जाके इंटरनेशनल क्लास के साथ कॉप अप कर सकते हो, आपके स्किल्स जो हैं वो उस लेवल के हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इवन आफ्टर हैविंग गैप आल्सो। जी, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਚੋਂ 5.5, ਖਾਸ ਕਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਇਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ सक्सेस ਕੀ रहेगा? देखिए अमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल दैट रीडिंग एंड राइटिंग ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं ये टाइम मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल्स हैं और स्टूडेंट को बहुत कंसंट्रेट होकर इस पे वर्कआउट करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक फोबिया सा जो है वो स्टूडेंट के माइंड में है कि आइल्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ वी कैन सी कि कॉमन पेपर जो है वो सारे स्टूडेंट्स को आता है, उसी में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6, 6.5, 7 बैंड्स लेके भी पास होते हैं और एक ऐसा लॉट है जो नहीं पास हो पाता। सो दीज आर जस्ट द एक्सक्यूजेज फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, आई ऑलवेज से। लेकिन अगर स्टूडेंट सेल्फ सेंटर्ड होके कंसंट्रेशन के साथ अगर इन मॉड्यूल्स पे वर्कआउट किया जाए तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ देना कि हम 3rd टाइम 4th टाइम देख चुके हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, अब इसी रिज़ल्ट के साथ एप्लीकेशन लगा के हमें पॉजिटिव वीज़ा मिलना चाहिए। सो इस तरीके के कुछ रूट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो दसिए बच्चे। इट्स ऑलवेज रिस्की अमन सर, इट्स ऑलवेज रिस्की। ये कॉम्बिनेशन पास्ट में जो है वो पॉजिटिव रहे हैं और ऐसे वीज़ास आते हैं या आते रहे हैं जहाँ पे एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, लेकिन उस केस में आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी हम लोगों के भी पर्सनली कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ पे आपके एकेडमिक्स भी 2nd डिवीज़न है और आपका जो आइल्स है वो भी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं। सो ऐसे वीज़ास भी बीच में निकलते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि हर बच्चा
इसी कॉम्बिनेशन से जो है वो थ्रू हो सकता है, हर स्टूडेंट को इस कॉम्बिनेशन में वीज़ा मिल सकता है। सो ये एजप्शन जो है वो अपने माइंड में नहीं रखी जा सकती कि अगर हम एकेडमिकली भी वीक हैं, एक में 5.5 है तो ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। इट कैन बी अ ट्राई ओनली। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं अमन सर, मैं ज़रूर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, मई 2022 के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में, ਹਾਲੇ यूनिवर्सिटी ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ ਮਈ जी। ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। हाँ जी, डेफिनेटली हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, वी हैव Niagara College Toronto campus is open with all its programs: undergraduate business program, postgraduate international business management, human resource management, hospitality management. So Niagara College Toronto campus के में इनटेक में सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं। इसके अलावा कॉनेस्टोगा कॉलेज हैज़ 2-3 प्रोग्राम्स ओपन फॉर मई इनटेक। इसके अलावा आप कैम्ब्रन कॉलेज में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मई इनटेक के लिए ओपन हैं। जॉर्जियन कॉलेज हैज़ 2-3 प्रोग्राम्स ओपन फॉर मई इनटेक विच इंक्लूड्स बिजनेस एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो। सो इस तरीके से डिफरेंट प्रोविंसेस में प्रोग्राम्स ओपन है। ब्रिटिश कोलंबिया साइड अगर हम लोग जाएँ तो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मई इनटेक के लिए ओपन हैं। व्हिटलम कॉलेज के प्रोग्राम्स ओपन हैं। सो एल्बर्टा साइड आपके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। सो हर एक प्रोविंस में कॉलेजेस हैं जहाँ पे मई इनटेक के लिए प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं, अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। द ओनली थिंग स्टूडेंट नीड्स टू डू इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप रखिए, ताकि आप अगर आप हर प्रोविंस के लिए अपने आप को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली मई 2022 के लिए कंसिडर हो पाएंगे। अदरवाइज आपको सितंबर के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी का अलर्ट था हम लोगों के पास आज सुबह ही कि उनके पास भी जो प्रोग्राम्स हैं वो मई इनटेक के लिए ओपन है। सो यू जस्ट अप्रोच अस, आप हम लोगों के पास कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलिए। यू कैन कम टू अस टू आवर मोहाली ऑफिस एज वेल एज इन खन्ना ऑफिस, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलिए। वी आर ऑलवेज देयर टू गिव यू द ऑप्शंस फॉर different intakes for different provinces and different colleges. सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस फुल स्विंग हैं। जिन लोगों के ऑफर लेटर्स जो हैं वो मई के लिए आपको रेलेवेंट नहीं मिल रहे ऑप्शंस, वो सितंबर के लिए इमीडिएटली प्रोसेस कीजिए। ये सोचना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि सितंबर के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है और हम लोगों को विंडो शॉपिंग कर लेना चाहिए। हम लोगों को 8-10 ਆਲਰੇਡੀ ਕहीं तो सितंबर लेके एडमिशन ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ। डेफिनेटली अमन सर, और हम लोगों के पास ये अलर्ट्स आने भी शुरू हो गए हैं सितंबर के लिए कि कॉलेजेस में जो प्रोग्राम्स हैं वो फुल हो चुके हैं या वेट लिस्टेड हो गए हैं। सो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखा जाना चाहिए और एक भी दिन बिना वेस्ट किए हुए ऑफर लेटर्स जो हैं वो आप अपने सितंबर इनटेक के लिए या फिर मई के लिए प्रोसेस कीजिए ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। देखिए अमन सर, जो करंट सिचुएशन है वो सिर्फ एसडीएस कैंडिडेट का ही मेजॉरिटी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वीज़ा का। सो आई वुड से कि आप अपने जिन लोगों ने भी एप्लीकेशंस लगा रखी हैं एसडीएस प्रोफाइल में आइल्स के रिज़ल्ट के साथ, वो डेफिनेटली वीज़ा के लिए पॉजिटिवली वेट कीजिए। लेकिन जिन लोगों के स्कोर्स पीटी में है या फिर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो ऐसे केस में मेरा एडवाइस है स्टूडेंट्स को कि सेकेंड टाइम जब भी आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, सो करंट सिचुएशन को समझते हुए आप आइल्स पे ही वर्कआउट कीजिए। एसडीएस में अपना प्रोफाइल कन्वर्ट करके लगाइए। देखिए, वी आर गिविंग दिस स्ट्रेस बैक टू बैक। आपको बार बार ये चीज़ जो है वो रिपीट करके समझाने की कोशिश की जा रही है कि रिस्क मत लीजिए वीक प्रोफाइल के साथ और नॉन एसडीएस के साथ। सो जो रिफ्यूज्ड केसेस हैं, सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करने से पहले एक एक्सपर्ट एडवाइस आप ज़रूर ले लीजिए। आप ये चीज़ ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिए कि किस ग्राउंड पे आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ है। उसके लिए एक सही एडवाइस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे प्रोफाइल बहुत कॉम्पिटिटिव
क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी रिफ्यूज्ड है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है एक बहुत बड़ा कॉज है रिफ्यूज़ल का। सो ये सारे फैक्टर्स को सही तरीके से कैलकुलेट करके ही सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। एंड फॉर आर एडवाइस यू कैन कम टू अस, एंड in our office counseling is always free। आप असेसमेंट हम लोगों से फ्री ले सकते हैं, we are always there to help you out। ਸੋ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।